हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल बेसिक पॉइंट ब्रिजेश। हम आज बात करेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में। आइए बिना देरी करते हुए हम प्रश्न नंबर 1 की बात करेंगे। प्रश्न नंबर 1 की बात करते हुए हम बताते हैं, भारत में वित्त आयोग का प्रधान कार्य है। भारत में वित्त आयोग का प्रधान कार्य क्या है? अगर हम इसके ऑप्शन की बात करेंगे, ऑप्शन ए केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व वितरण, ऑप्शन बी वार्षिक बजट तैयार करना, ऑप्शन सी वित्तीय मामलों में राष्ट्रपति को सलाह देना, और ऑप्शन डी की अगर हम बात करेंगे तो संघ के मंत्रालयों और राज्यों को निधि का विनिधान। तो अगर हम इसके सही उत्तर की बात करेंगे तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह ऑप्शन ए हो जाएगा, केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व वितरण। वित्त आयोग जो होता है उसका प्रधान कार्य होता है केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व का वितरण करना। आइए हम प्रश्न नंबर 2 की बात करेंगे। प्रश्न नंबर 2 क्या है? एगमार्क क्या है? एगमार्क क्या है? अगर हम इसके ऑप्शन की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर ए अंडों की पैदावार की एक कोऑपरेटिव। अगर ऑप्शन बी की बात करेंगे, ऑप्शन बी में क्या है? तो ऑप्शन बी में व्यवस्थित जई मार्केट। और अगर ऑप्शन सी की बात करेंगे, किसानों की कोऑपरेटिव। अगर ऑप्शन डी की बात करेंगे, प्रयोग करने वाली चीज़ें जैसे अंडे, दूध, घी आदि की क्वालिटी गारंटी मोहर। तो अगर हम इसके सही उत्तर की बात करेंगे तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वह ऑप्शन डी हो जाएगा। एगमार्क जो है यह प्रयोग करने वाली चीज़ें जैसे अंडा, दूध, घी आदि की क्वालिटी गारंटी मोहर होती है। आइए हम बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 3 की। भारत में कैसी अर्थव्यवस्था है? भारत में कैसी अर्थव्यवस्था है? तो इसको लगभग सभी बच्चे जानते होंगे। अगर नहीं जानते हैं तो हम आपको बता दें, यहाँ पे मिश्रित अर्थव्यवस्था पाई जाती है। ऑप्शन में आप देख सकते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था, एकल अर्थव्यवस्था और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। तो अगर हम इसके सही उत्तर की बात करेंगे, प्रश्न नंबर 3 का जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था। यानी कि भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था पाई जाती है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब ये होता है जहाँ पर बाजार पर नियंत्रण जो है वह पूंजीवादी और समाजवादी दोनों का साहस्तित्व पाया जाता है। आइए हम बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 4 की। इनकम टैक्स से जुड़ा हुआ पैन कार्ड में पैन का पूर्ण रूप है। तो यहाँ पे जो है पैन का फुल फॉर्म पूछ रहा है कि पैन का फुल फॉर्म क्या होता है। तो अगर हम ऑप्शन की बात करेंगे, ऑप्शन ए परमानेंट अकाउंट नंबर, ऑप्शन बी पेमेंट अकाउंट नंबर, ऑप्शन सी पासबुक अकाउंट नंबर, और अगर ऑप्शन डी की बात करेंगे उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा परमानेंट अकाउंट नंबर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आइए हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? सन 1955 में बंगाल, मद्रास और बम्बई के प्रेसिडेंसी बैंकों को मिलाकर उनका राष्ट्रीयकरण किया था। एक बैंक को नया नाम भी दिया गया था। वह नाम क्या था? तो अगर इसके ऑप्शन की बात करेंगे, पंजाब नेशनल बैंक, ऑप्शन ए पंजाब नेशनल बैंक, ऑप्शन बी सिंडिकेट बैंक, ऑप्शन सी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अगर ऑप्शन डी की बात करेंगे पंजाब एंड सिंध बैंक। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया था उसको 3 बैंकों को एक में मिलाकर बाद में उसका जब राष्ट्रीयकरण किया गया तो इसका नाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पड़ गया था, जिसका राष्ट्रीयकरण 1955 में किया गया था। आइए हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। वाणिज्यिक बैंक द्वारा भट्टा गृहों से आरक्षण संपत्ति अनुपात बनाए रखने के लिए उधार ली गई मुद्रा क्या कहलाती है? तो अगर हम इसके ऑप्शन की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर ए हॉट मनी, ऑप्शन नंबर बी सॉफ्ट मनी, ऑप्शन नंबर सी कॉल मनी, और अगर ऑप्शन नंबर डी की बात करेंगे तो इनमें से कोई नहीं। लेकिन जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कॉल मनी। कॉल मनी जो है यह वाणिज्यिक बैंकों द्वारा भट्टा गृहों से आरक्षण संपत्ति अनुपात बनाए रखने के लिए उधार ली गई जो मुद्रा होती है
उसी को हम क्या कहते हैं, तो उसी को हम काल मनी कहते हैं। हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। भारत सरकार ने परिवार नियोजन कार्यक्रम को राष्ट्रीय स्तर पर निम्न वर्ष में अपनाया। यानी कि परिवार नियोजन कार्यक्रम को किस वर्ष में भारत सरकार ने अपनाया था, तो अगर इसके हम ऑप्शन की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर ए 1965 में, ऑप्शन नंबर बी 1962 में, ऑप्शन सी 1957 में, या फिर ऑप्शन नंबर डी 1952 में। तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1952 में। 1952 में जो है भारत सरकार ने परिवार नियोजन कार्यक्रम को राष्ट्रीय स्तर पर अपनाया था। आइए हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। ड्रिप सिंचाई किस राज्य में की जाती है? ड्रिप सिंचाई किस राज्य में की जाती है? अगर हम इसके ऑप्शन की बात करेंगे, ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश में, ऑप्शन सी महाराष्ट्र में, या फिर ऑप्शन डी राजस्थान में। तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन डी राजस्थान में। ड्रिप सिंचाई जो है यह राजस्थान में की जाती है। आइए हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, तो आइए हम बात करते हैं। भारत में हरित क्रांति के पितामह कौन हैं? अगर हम इसके ऑप्शन की बात करेंगे, नॉर्मन बोरलॉग, ऑप्शन बी MS स्वामीनाथन, या ऑप्शन सी RK नरसिम्हन। अगर ऑप्शन डी की बात करेंगे, डॉक्टर वर्गीज कुरियन। तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वह ऑप्शन बी हो जाएगा MS स्वामीनाथन। भारत में जो है हरित क्रांति के पितामह कौन कहलाते हैं, तो MS स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का पितामह कहा जाता है। वहीं अगर हम हरित क्रांति का पितामह अगर विश्व स्तर पर बात करेंगे तो नॉर्मन बोरलॉग हैं, और जो डॉक्टर वर्गीज कुरियन है ये श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं। आइए हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? किसी निश्चित समयावधि में किसी देश में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को क्या कहते हैं? किसी निश्चित समयावधि में किसी देश में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को हम क्या कहते हैं? तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा, पहले हम इसके ऑप्शन की बात कर लेते हैं दोस्तों। ऑप्शन ए प्रयोज्य आय, ऑप्शन बी राष्ट्रीय आय, ऑप्शन सी प्रति व्यक्ति आय, अगर ऑप्शन डी की बात करेंगे निवल राष्ट्रीय आय। लेकिन जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन बी राष्ट्रीय आय। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय क्या होता है? किसी निश्चित समयावधि में किसी देश में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को क्या हम कहते हैं? राष्ट्रीय आय कहते हैं। आइए हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। किसी अर्थव्यवस्था में निम्न में से कौन सा ऐसा कार्य है जो केंद्रीय बैंक के कार्यों में शामिल नहीं है? किसी अर्थव्यवस्था में निम्न में से कौन सा ऐसा कार्य है जो केंद्रीय बैंक के कार्यों में शामिल नहीं है? अगर हम इसके बात करेंगे ऑप्शन की, विदेशी मुद्रा विनिमय का कार्य, मौद्रिक नीति पर नियंत्रण, सरकारी खर्च पर नियंत्रण, या फिर बैंक के रूप में काम करना। तो जिसका सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सरकारी खर्च पर नियंत्रण। ये जो है किसी भी देश के केंद्रीय बैंक का कार्य नहीं होता है कि सरकारी खर्च पर नियंत्रण, ये केंद्रीय बैंक का कार्य नहीं होता है। आइए हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। भूरी क्रांति किसे कहते हैं? भूरी क्रांति किसे कहते हैं? अगर हम ऑप्शन की बात करेंगे, चारा उद्योग का विकास, ऑप्शन बी समुद्री उत्पादों का विकास, ऑप्शन सी की अगर बात करेंगे दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों का विकास, अगर हम वहीं ऑप्शन डी की बात करेंगे भारत में खाद्य प्रसंस्करण एवं शीतल पेयों के उद्योगों का विकास। तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी भारत में खाद्य प्रसंस्करण एवं शीतल पेयों के उद्योगों का विकास। भूरी क्रांति जो है इसी से संबंधित है। ये जो क्वेश्चन था ये आप देख सकते हैं B.Ed 2012 में पूछा गया था। आइए हम बात कर लेते हैं भारतीय कृषि का किसी महत्वपूर्ण स्तर तक यंत्रीकरण किस कारण से संभव नहीं है। अगर हम इसके ऑप्शन की बात करेंगे तो छोटे जोत क्षेत्र,
ऑप्शन बी ट्रैक्टरों की कमी, ऑप्शन सी किसानों की गरीबी। अगर हम ऑप्शन डी की बात करेंगे तो लोगों की उदासीनता। लेकिन जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा छोटे जोत क्षेत्र। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय जो कृषि है या महत्वपूर्ण स्तर तक यंत्रीकरण नहीं हो सकता है, उसका जो प्रमुख कारण है वह है छोटे जोत क्षेत्र। जो भारत में छोटे जोत क्षेत्रों की संख्या सबसे ज़्यादा है। आइए हम बात कर लेते हैं, या क्षेत्रफल आप कह सकते हैं। आइए हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना किस वर्ष की गई थी? अगर हम इसके ऑप्शन की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर ए 1948 में, ऑप्शन बी 1954 में, ऑप्शन सी 1942 में, या फिर ऑप्शन नंबर डी 1952 में। अगर हम इसके सही उत्तर की बात करेंगे तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1952 इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1952 में जो है राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना की गई थी। हम बात करते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 15 की। SEZ अर्थात सेज का फुल फॉर्म रूप है, या सेज का फुल फॉर्म क्या है, या सेज का पूर्ण रूप है। तो अगर हम इसके ऑप्शन की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर ए स्मॉल इकोनॉमिक जोन, ऑप्शन बी सोशल इकोनॉमिक जोन, अगर ऑप्शन सी की बात करेंगे स्पेशल इकोनॉमिक जोन, और अगर ऑप्शन डी की बात करेंगे सर्विस एंड इकोनॉमिक जोन। तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 की, तो ऑप्शन नंबर सी स्पेशल इकोनॉमिक जोन इसका सही उत्तर हो जाएगा। आइए हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। निम्न में से कौन सी रबी की फसल नहीं है? रबी की फसल इनमें से कौन सी नहीं है? तो अगर ऑप्शन की बात करेंगे, ऑप्शन ए गेहूँ, ऑप्शन बी जौ, ऑप्शन सी चावल, ऑप्शन डी चना। तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि जो परम सत्य उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन सी चावल। चावल जो है दोस्तों या खरीफ की फसल है, ना कि रबी की। आइए हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की, अर्थात 17 की। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अगर हम इसके ऑप्शन की बात करेंगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी के.सी. नियोगी, ऑप्शन सी प्रोफेसर PC महालनोबिस, और ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो अगर हम इसके सही उत्तर की बात करेंगे तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, और जो योजना आयोग का जो अध्यक्ष होता है वह जो है प्रधानमंत्री ही होता है। तो इसीलिए योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष भी कौन हो जाएंगे? तो वो भी हो जाएंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू। हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की, अर्थात 18 की। वह उपभोक्ता वस्तु जिसके आयात के लिए सरकार महत्व राशि खर्च करती है। तो जो इसका ऑप्शन की अगर हम बात करेंगे, ऑप्शन ए खाद्य पदार्थ, ऑप्शन बी पेट्रोलियम पदार्थ, ऑप्शन सी खनिज पदार्थ, और ऑप्शन डी रासायनिक पदार्थ। तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी पेट्रोलियम पदार्थ। पेट्रोलियम पदार्थ पर जो है भारत सरकार सबसे ज़्यादा रुपए अपनी खर्च करती है, यानी कि इसको आयात करने के लिए सबसे ज़्यादा रुपया किस चीज़ में खर्च करती है? तो सबसे ज़्यादा रुपये पेट्रोलियम को आयात करने में खर्च करती है। आइए हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष कर नहीं है? निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष कर नहीं है? अगर हम इसके ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए संपत्ति खर्च, ऑप्शन नंबर बी पेशावर खर्च, और ऑप्शन नंबर सी बिक्री खर्च, और ऑप्शन नंबर डी निगम खर्च। तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी निगम खर्च। जो निगम खर्च होता है यह प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत नहीं आता है। आइए हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? 10वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य है। अगर हम इसके ऑप्शन की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर ए मानवीय संसाधनों का विकास, ऑप्शन नंबर बी सामाजिक न्याय, ऑप्शन सी कृषि तथा संबद्ध क्षेत्र में रोजगार, और अगर ऑप्शन डी की बात करेंगे तो आर्थिक विकास। तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए मानवीय संसाधनों का विकास इसका जो सही उत्तर हो जाएगा। आइए हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। पंचायती राज
किस योजना में प्रस्तावित हुआ? पंचायती राज किस योजना में प्रस्तावित हुआ? तो अगर हम इसके ऑप्शन की बात करेंगे, प्रथम पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन बी द्वितीय पंचवर्षीय योजना, अगर ऑप्शन सी की बात करेंगे तृतीय पंचवर्षीय योजना, और ऑप्शन सी चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी द्वितीय पंचवर्षीय योजना इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्योंकि जो पंचायती राज व्यवस्था है उसको 1959 को सबसे पहले लागू किया गया था, और जो पंचवर्षीय योजना की बात करेंगे तो पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक चली थी, और दूसरी जो है 1956 से लेकर 1961 तक चली थी। तो जो दूसरी के अंतर्गत ही 1959 आ रहा है, इसीलिए एक मिनट, दूसरी के अंतर्गत 1959 जो है या दूसरी के अंतर्गत आ रहा है, इसलिए द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत पंचायती राज को है जो है प्रस्तावित किया गया था। आइए हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन की बात करेंगे, ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, और ऑप्शन डी लोकसभा अध्यक्ष। तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी प्रधानमंत्री हो जाएगा। आइए हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई? प्रथम पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई? अगर ऑप्शन की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर 1 अप्रैल 1949 को, ऑप्शन बी 1 अप्रैल 1950 को, ऑप्शन सी 1 अप्रैल 1951 को, और अगर ऑप्शन डी की बात करेंगे 1 अप्रैल 1952 को। लेकिन जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1 अप्रैल 1951 को जो है पहली पंचवर्षीय योजना प्रारंभ की गई थी। आइए हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की, यानी कि 24 की। 13वीं वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया? 13वीं वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया? अगर हम इसके ऑप्शन की बात करते हैं, ऑप्शन ए केसी पंत, ऑप्शन बी डॉक्टर सी रंगराजन, अगर हम ऑप्शन सी की बात करते हैं एम खुसरो, अगर ऑप्शन डी की बात करेंगे डॉक्टर विजय एल केलकर। लेकिन जो इसका सही उत्तर हो जाएगा ये हो जाएगा डॉक्टर विजय एल केलकर, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि डॉक्टर विजय एल केलकर। आइए हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। 2008-9 के बजट के अनुसार करों पर शिक्षा उपकार का प्रतिशत है। तो अगर हम ऑप्शन की बात करेंगे, ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 3 हो जाएगा। अगर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 26 की, तो इसको चूँकि ये करंट अफेयर से संबंधित है नहीं और इतना पुराना डाटा पूछा नहीं जाएगा, इसलिए इसको हम छोड़ देते हैं। आइए हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की। भारतीय अर्थव्यवस्था को किस रूप में व्यक्त किया जा सकता है? भारतीय अर्थव्यवस्था को किस रूप में व्यक्त किया जा सकता है? तो जो इसका अगर हम इसके ऑप्शन की बात करेंगे, ऑप्शन ए मिश्रित अर्थव्यवस्था, ऑप्शन बी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, ऑप्शन सी समाजवादी अर्थव्यवस्था, अगर ऑप्शन डी की बात करेंगे तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? तो वह मिश्रित अर्थव्यवस्था है। कैसी अर्थव्यवस्था है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। आइए हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की। क्वेश्चन नंबर 28 की अगर हम बात करते हैं, क्या है मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है? मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है, अगर हम इसके ऑप्शन की बात करेंगे, बृहत एवं कुटीर उद्योग का साहस्तित्व, ऑप्शन बी की अगर हम बात करेंगे औद्योगिक विकास में विदेशों का सहयोग, ऑप्शन अगर सी की बात करेंगे सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र का सहअस्तित्व, अगर हम ऑप्शन डी की बात करते हैं उपरोक्त में से कोई नहीं। जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन सी सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र का सहअस्तित्व। जो मिश्रित अर्थव्यवस्था होता है इसमें सार्वजनिक क्षेत्र यानी कि सरकार और निजी क्षेत्र यानी कि निजी लोगों का सहभागी होता है, इन दोनों का आपस में सामंजस्य होता है। आइए हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की, यानी कि 29 नंबर। आर्थिक विकास की दृष्टिकोण से भारत है। आर्थिक विकास की दृष्टि से भारत है, अगर हम इसके ऑप्शन की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर ए विकसित राष्ट्र, ऑप्शन बी विकासशील राष्ट्र, ऑप्शन सी विकसित राष्ट्र अविकसित राष्ट्र, अगर ऑप्शन डी की बात करेंगे
अर्ध विकसित राष्ट्र। जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी विकासशील राष्ट्र। जो भारत है यह विकासशील देश के अंतर्गत आता है। विकसित देश के अंतर्गत जैसे यूएसए हुआ, चाइना हुआ, ये सभी विकसित देश के अंतर्गत आते हैं। हम अभी आइए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है? बंद अर्थव्यवस्था का तात्पर्य है। बंद अर्थव्यवस्था का तात्पर्य है, अगर हम इसके ऑप्शन की बात करेंगे, आयात बंद, ऑप्शन बी नियंत्रित पूंजी, ऑप्शन सी निर्यात बंद, ऑप्शन डी आयात और निर्यात दोनों बंद। तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आयात निर्यात बंद। अर्थात जहाँ पर ऐसा देश जहाँ पर ना ही कोई सामान आयात किया जाता हो और ना ही कोई सामान निर्यात किया जाता हो, ऐसे देश की अर्थव्यवस्था को हम बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। आइए हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की। क्वेश्चन नंबर 31 क्या है? भारतीय अर्थव्यवस्था के पिछड़ेपन का सर्वप्रमुख कारण क्या है? भारतीय अर्थव्यवस्था के पिछड़ेपन का सर्वप्रमुख कारण क्या है? अगर हम इसके ऑप्शन की बात करेंगे, परंपरागत कृषि व्यवस्था, ऑप्शन बी की बात करेंगे देश की विशाल जनसंख्या, ऑप्शन डी की बात करेंगे उद्योगों का अल्प विकास, अगर ऑप्शन डी की बात करेंगे उपरोक्त सभी। तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। भारतीय अर्थव्यवस्था के जो पिछड़ेपन का कारण है वह परंपरागत कृषि व्यवस्था है, देश की विशाल जनसंख्या है, जानते ही हो भारत दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। अगर ऑप्शन सी की बात करेंगे उद्योगों का अल्प विकास, यहाँ पे उद्योगों का बहुत ज़्यादा या उन्नति नहीं हुआ है, इसलिए जो है ये तीनों ऑप्शन सही हैं। आइए हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की कि 32 में क्या है? आर्थिक विकास का तात्पर्य है घरेलू उत्पादन में वृद्धि, उत्पादन क्षमता में वृद्धि, आय का समान वितरण एवं आत्मनिर्भरता, उपरोक्त में से सभी। तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। आर्थिक विकास का तात्पर्य क्या है? तो घरेलू उत्पादन में भी वृद्धि होना चाहिए, उत्पादन क्षमता में भी वृद्धि होना चाहिए और आय का समान वितरण में आत्मनिर्भरता भी होनी चाहिए, तभी आर्थिक विकास माना जाता है। हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 33 की। क्वेश्चन नंबर 33 में अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में शामिल है। अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में शामिल है, अगर हम ऑप्शन की बात करेंगे कृषि, ऑप्शन ए कृषि, ऑप्शन बी वन, ऑप्शन सी उत्खनन और ऑप्शन डी ये सभी। तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन डी ये सभी। ये सभी जो है प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। अर्थव्यवस्था को जो है मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत सेवा क्षेत्र आता है, सेवा कार्य आता है। वहीं प्राथमिक के अंतर्गत कृषि से संबंधित आते हैं और अगर हम ऑप्शन की बी की बात करेंगे तो उद्योग आता है। आइए हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की। सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? हमने आपको भी कुछ देर पहले बताया था, ऑप्शन सी तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। आइए हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का कार्य करता है। तो इसका जो सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा, हम बात करते हैं ऑप्शन की पहले, ऑप्शन ए केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, ऑप्शन बी राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन, ऑप्शन सी योजना आयोग और ऑप्शन डी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन जो है ये करती है। आइए हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की। राष्ट्रीय आय की गणना का आधार वर्ष है। राष्ट्रीय आय की गणना का आधार वर्ष है, अगर हम इसके ऑप्शन की बात करेंगे, ऑप्शन ए 1989-90 में, ऑप्शन बी 1993-94, ऑप्शन सी 1999-2000, अगर ऑप्शन डी की बात करेंगे 2002 और 3। लेकिन जो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा 1999-2000। ये जो है राष्ट्रीय आय की गणना का आधार वर्ष माना जाता है। राष्ट्रीय आय की गणना का आधार वर्ष क्या है? तो 1999-2000 इसको हम मानते हैं। आइए हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर
37 की राष्ट्रीय आय है। राष्ट्रीय आय क्या है, तो अगर हम इसके ऑप्शन की बात करेंगे, बाजार मूल्य पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद। अगर हम इसके ऑप्शन बी की बात करेंगे, उत्पादन लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद। अगर ऑप्शन सी की बात करेंगे, बाजार मूल्य पर निवल देशीय उत्पाद। अगर हम ऑप्शन डी की बात करेंगे, उत्पादन लागत पर निवल देशीय उत्पाद। लेकिन जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन ए, बाजार मूल्य पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद को ही हम क्या कहते हैं, राष्ट्रीय आय कहते हैं। हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 38 की, भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किसका है। भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किसका है, तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वह ऑप्शन सी हो जाएगा, तृतीयक क्षेत्र का। भारत में जो है राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान जो है तृतीयक क्षेत्र का है। तृतीयक क्षेत्र यानी हमने आपको क्या बताया था, सेवा क्षेत्र का। सेवा क्षेत्र के अंतर्गत क्या आते हैं, जैसे बीमा आता है, जैसे बैंक आता है, बीमा, बैंक और शिक्षा, ये सभी सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। आइए हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की। क्वेश्चन नंबर 39 ये है, भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया था। भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया था। अगर हम इसके ऑप्शन की बात करेंगे, के.एन. राज, ऑप्शन बी के.एन. मुंशी, ऑप्शन सी आर.सी. दत्त, ऑप्शन डी की बात करेंगे दादा भाई नौरोजी, जो कि एकदम सही उत्तर है। दादा भाई नौरोजी जो है ऑप्शन डी यही है। दादा भाई नौरोजी ने ही भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान लगाया था। हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 40 की, वर्तमान में भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है। वर्तमान में भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है, तो हमने आपको बताया था कि सेवा क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है, तो जो ऑप्शन बी हो जाएगा यही एकदम बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यानी कि सेवा क्षेत्र का भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान है। आइए हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की। 41 में क्या है, इंडिया विजन 2020 2020। आइए हम आपको बताते हैं। अगर हम ऑप्शन की बात करेंगे, ऑप्शन ए डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की आत्मकथा। ऑप्शन बी की बात करेंगे, मनमोहन सिंह द्वारा भारत को विकसित देश बनाने का विवरण। अगर हम ऑप्शन सी की बात करेंगे, योजना आयोग द्वारा भारत को 2020 ईस्वी तक विकसित राष्ट्र बनाने के उद्देश्य से तैयार किया गया दृष्टिपत्र। अगर हम ऑप्शन डी की बात करेंगे, उपरोक्त में से कोई नहीं। जो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि इंडिया विजन 2020 क्या है या इंडिया विजन 2020 क्या है, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यानी कि योजना आयोग द्वारा भारत को 2020 ईस्वी तक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए, ऐसा राष्ट्र विकसित राष्ट्र बनाने के लिए या बनाने के उद्देश्य से तैयार किया गया क्या, दृष्टिपत्र। किसने तैयार किया था, तो योजना आयोग ने तैयार किया था। आइए हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की, यानी 42 नंबर की, भारत में बेरोजगारी के आंकड़े कौन तैयार करता है। अगर हम इसके ऑप्शन की बात करेंगे, ऑप्शन ए वित्त मंत्रालय, ऑप्शन बी ग्रामीण विकास मंत्रालय, ऑप्शन सी की अगर बात करेंगे तो ग्राम पंचायत। अगर हम ऑप्शन डी की बात करेंगे, ऑप्शन डी राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन। जो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन। यही जो है भारत में बेरोजगारी के आंकड़े तैयार करता है। भारत में बेरोजगारी के आंकड़े कौन तैयार करता है, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन। आइए हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की, भारत में बेरोजगारी की किस्म पाई जाती है। भारत में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। अगर हम इसके ऑप्शन की बात करेंगे, ऑप्शन ए ग्रामीण अल्प रोजगार, ग्रामीण अल्प रोजगार। अगर ऑप्शन बी की बात करेंगे चक्रीय बेरोजगारी, ऑप्शन सी की बात करेंगे संरचनात्मक बेरोजगारी, अगर ऑप्शन डी की बात करेंगे ऐच्छिक बेरोजगारी। जो इसका सही उत्तर हो जाएगा संरचनात्मक बेरोजगारी, यानी कि आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर
हो जाएगा। भारत में कैसी बेरोजगारी की किस्म पाई जाती है, तो वह पाई जाती है संरचनात्मक बेरोजगारी, यानी कि कहीं पे कुछ और कहीं पे कुछ। हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 44 की। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाने वाली बेरोजगारी है, तो अगर हम इसके कुछ ऑप्शन की बात करेंगे, ऑप्शन ए प्रच्छन्न बेरोजगारी, ऑप्शन बी संरचनात्मक बेरोजगारी, ऑप्शन सी चक्रीय बेरोजगारी, अगर ऑप्शन डी की बात करेंगे ऐच्छिक बेरोजगारी। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा प्रच्छन्न बेरोजगारी। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में कैसी बेरोजगारी पाई जाती है? प्रच्छन्न बेरोजगारी, यानी कि कोई भी काम, मान लीजिए खेती करना है, उसमें 4 लोग लगे हैं तब भी उतना ही काम होता है, और अगर 1 लोग हैं तब भी उतना ही काम होता है। यानी कि अगर 1 कुंटल 4 लोग मिलकर उत्पादन कर रहे हैं, वही 1 कुंटल 1 लोग भी मिलकर उत्पादन करेंगे तब भी 1 ही कुंटल वह निकलेगा। तो ऐसी बेरोजगारी को हम क्या कहते हैं? तो प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। चूँकि अगर इन 3 जो इसमें 3 लोग जुड़े हैं, अगर उनको हम हटा दें तो भी वह जो उत्पादन है, उत्पादन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आइए हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की। राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर गरीबी का अनुमान लगाने के लिए योजना आयोग किसके सूत्र का प्रयोग करता है? अगर हम ऑप्शन की बात करेंगे, ऑप्शन ए डांडेकर एवं रथ, ऑप्शन बी DT लकड़वाला, ऑप्शन सी BS मिन्हास, ऑप्शन डी की बात करेंगे अगर PK वर्धन। अगर हम इसके सही उत्तर की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर बी DT लकड़वाला या लकड़ावाला जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। आइए हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की। भारत में रोजगार के अवसर उत्पन्न करने की दर किस क्षेत्र में सर्वोच्च रही है? अगर हम इसके ऑप्शन की बात करेंगे, ऑप्शन ए कृषि, ऑप्शन बी निर्माण, ऑप्शन सी खनन और ऑप्शन डी ये सभी। तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन बी निर्माण। निर्माण क्षेत्र जो है या रोजगार के अवसर उत्पन्न करने की दर इसमें सर्वाधिक रही है। कहाँ पे? भारत में। आइए हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की। अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य था। अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य था, अगर हम इसके ऑप्शन की बात करेंगे, ऑप्शन ए शहरी गरीबी में कमी करना, क्या शहरी गरीबी में कमी करना। ऑप्शन बी की बात करेंगे अनुसूचित जनजातियों के जीवन स्तर में सुधार करना। ऑप्शन सी की बात करेंगे अगर गरीबों में सर्वाधिक गरीबी की मदद करना। और अगर हम ऑप्शन डी की बात करेंगे अल्पसंख्यकों को उन्नत करना। अगर हम इसके सही उत्तर की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी गरीबों में सर्वाधिक गरीब की मदद करना, ये जो गरीबी लिखा है गलत है, गरीबों में सर्वाधिक गरीब की मदद करना जो है यह अंत्योदय कार्यक्रम का एक लक्ष्य था या उद्देश्य था। आइए हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की। कुटीर ज्योति योजना का संबंध है ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित देने से। ऑप्शन बी की अगर बात करेंगे ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारों को रोजगार देने से। अगर हम ऑप्शन सी की बात करेंगे, ऑप्शन सी ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को विद्युत सुविधा उपलब्ध कराने से। और ऑप्शन डी की बात करेंगे उपरोक्त सभी। तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को विद्युत सुविधा उपलब्ध कराने से संबंधित था। क्या था? कुटीर ज्योति योजना। कौन सा योजना? कुटीर ज्योति योजना। कुटीर ज्योति योजना। कुटीर ज्योति योजना जो है या ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को विद्युत सुविधा उपलब्ध कराने से संबंधित था। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? अगर हम इसके ऑप्शन की बात करेंगे, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है, तो अगर हम इसके ऑप्शन की बात करेंगे, ऑप्शन ए विश्व बैंक, ऑप्शन बी विश्व मुद्रा कोष, ऑप्शन सी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन। अगर ऑप्शन डी की बात करेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ। जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वह ऑप्शन ए हो जाएगा विश्व बैंक। विश्व बैंक ही जो है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जारी करता है। हम आइए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की। मानव विकास सूचकांक या फिर ह्यूमन डेवलप इंडेक्स
जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में किस अर्थशास्त्री की देन है। अगर हम इसके ऑप्शन की बात करेंगे, ऑप्शन ए एडम स्मिथ, ऑप्शन बी अमर्त्य सेन, ऑप्शन सी की बात करेंगे तो मार्शल, अगर ऑप्शन डी की बात करेंगे महबूब उल हक। जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महबूब उल हक। महबूब उल हक ही जो है इन्हीं की देन है, किसकी, महबूब उल हक की देन है कि हम मानव विकास सूचकांक जो है यह इसकी गणना करते हैं। आइए हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की। मानव विकास सूचकांक में शामिल होते हैं, उसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल की जाती हैं। ऑप्शन ए जीवन प्रत्याशा, ऑप्शन बी साक्षरता दर, ऑप्शन सी प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय, और अगर हम ऑप्शन डी की बात करेंगे उपरोक्त सभी। तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वह ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। मानव विकास सूचकांक जब हम इसकी गणना करते हैं तो इसके लिए हम जीवन प्रत्याशा भी, साक्षरता दर भी देखते हैं और प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय भी देखते हैं। आइए हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना कब प्रारंभ की गई। अगर हम इसके ऑप्शन की बात करेंगे, ऑप्शन ए 15 अगस्त 2005, ऑप्शन बी 20 जनवरी 2007, ऑप्शन सी 11 मार्च 2000 और ऑप्शन डी की बात करेंगे 2 फरवरी 2006। जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन डी, 2 फरवरी 2006। ये राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, इसी को ही हम नरेगा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नरेगा बोलते हैं, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी। और ए का मतलब हो जाएगा यानी कि ए का भी याद नहीं आ रहा है, इसलिए उसको हम आपको बाद में बता देंगे। आइए हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की। भारत में मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला पहला राज्य कौन था। भारत में मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला पहला राज्य कौन था। अगर हम इसके ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी गोवा, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। अगर हम इसके सही उत्तर की बात करेंगे ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश भारत का पहला राज्य था जो कि मानव विकास रिपोर्ट जारी किया था। आइए हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की। भारत निर्माण योजना संबंधित है। भारत निर्माण योजना संबंधित है। अगर हम ऑप्शन की बात करेंगे भारत को एकजुट रखने से, ऑप्शन बी भारत की सड़कों की मजबूती से, ऑप्शन सी भारत की ग्रामीण अधिसंरचना के विकास से, अगर ऑप्शन डी की बात करेंगे भारत की नदियों को आपस में जोड़ने से। अगर हम इसके सही उत्तर की बात करेंगे तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत की, ऑप्शन सी क्या है, भारत की ग्रामीण अधिसंरचना के विकास से संबंधित है। क्या है, भारत निर्माण योजना। आइए हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब प्रारंभ की गई थी। अगर हम इसके ऑप्शन की बात करेंगे ऑप्शन ए 25 दिसंबर 2000, जो कि इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि पहला ही ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब जो है लागू की गई थी, 25 दिसंबर सन 2000 को इसको चालू किया गया था। आइए हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की। राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना कब प्रारंभ की गई। राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना कब प्रारंभ की गई। अगर हम इसके ऑप्शन की बात करेंगे ऑप्शन ए 1 अप्रैल 2005, ऑप्शन बी 19 नवंबर 2005, ऑप्शन सी 26 जनवरी 2006, ऑप्शन डी की अगर बात करेंगे 15 अगस्त 2006। अगर हम इसके सही उत्तर की बात करेंगे तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा 1 अप्रैल 2005, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना कब प्रारंभ की गई थी, तो 1 अप्रैल 2005 को की गई थी। आइए हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 57 की। भारत में योजना निर्माण के उद्देश्य हैं। भारत में योजना निर्माण के उद्देश्य हैं। अगर हम इसके ऑप्शन की बात करेंगे ऑप्शन ए राष्ट्रीय आय में वृद्धि, ऑप्शन बी आय और संपत्ति में असमानताओं को घटाना, ऑप्शन सी की बात करेंगे निर्धनता उन्मूलन, और अगर हम ऑप्शन डी की बात करेंगे उपरोक्त सभी। तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। भारत में योजना निर्माण के उद्देश्य क्या हैं, तो राष्ट्रीय आय में वृद्धि करना,
आय और संपत्ति में असमानता जो है उसको घटाना, और निर्धनता जो है यानी कि गरीबी को दूर करना। आइए हम बात कर लेते हैं भी क्वेश्चन नंबर 58 की। क्वेश्चन नंबर 58 पे हम आते हैं। पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? तो अगर हम इसके ऑप्शन की बात करेंगे, ऑप्शन ए प्रधानमंत्री कार्यालय, ऑप्शन बी राष्ट्रीय विकास परिषद, ऑप्शन सी योजना आयोग, ऑप्शन अगर डी की बात करेंगे ग्राम पंचायत। जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, योजना आयोग। योजना आयोग जो है ये पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी इसकी होती है, जो कि अभी समाप्त कर दिया गया है। इसके स्थान पर नीति आयोग आ गया है, नीति आयोग आ गया है। आइए हम बात कर लेते हैं भी क्वेश्चन नंबर 59 की। पंचवर्षीय योजना का अंतिम प्रारूप कौन अनुमोदित करता है? अगर हम इसके सही उत्तर की बात करेंगे, ऑप्शन बी राष्ट्रीय विकास परिषद जो है यह पंचवर्षीय योजना के अंतिम रूप को अनुमोदित करता है। आइए हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की। क्वेश्चन नंबर 60 क्या है? योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? अगर हम इसके सही उत्तर की बात करेंगे, ऑप्शन बी 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना की गई थी। आइए हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की। योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है? अगर हम इसके ऑप्शन की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर ए प्रधानमंत्री, जो कि बिल्कुल सही उत्तर इसका हो जाएगा। योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री जो है इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं, यानी कि वह जो प्रधानमंत्री रहेगा वही योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है। वर्तमान में योजना आयोग को समाप्त करके उसके स्थान पर नीति आयोग को बनाया है, और नीति आयोग के भी पदेन अध्यक्ष जो है वो भी कौन होते हैं? तो वो भी प्रधानमंत्री ही होते हैं। कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री को ही अभी जो है नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष बनाया जाता है। आइए हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 62 की। भारत में योजना आयोग की स्थापना की गई। भारत में योजना आयोग की स्थापना की गई थी। तो अगर हम इसके ऑप्शन की बात करेंगे, ऑप्शन ए संसद के एक अधिनियम द्वारा, ऑप्शन बी केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव द्वारा, ऑप्शन सी की बात करेंगे राष्ट्रपति के अध्यादेश द्वारा, अगर ऑप्शन डी की बात करेंगे संविधान के एक प्रावधान द्वारा। तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव द्वारा योजना आयोग की स्थापना की गई थी। आइए हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 63 की। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होता है? राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? अगर हम इसके ऑप्शन की बात करते हैं, ऑप्शन ए गृह मंत्री, ऑप्शन बी वित्त मंत्री, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, और ऑप्शन डी योजना आयोग का उपाध्यक्ष। लेकिन जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्रधानमंत्री, यानी कि ऑप्शन नंबर सी प्रधानमंत्री जो है ये राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होता है। आपको हम बता दें राष्ट्रीय विकास परिषद और योजना आयोग, और योजना के स्थान पे भी नीति आयोग को गठित कर दिया गया है, तो और योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया है। तो हम आपको बता दें कि राष्ट्रीय विकास परिषद का भी अध्यक्ष और नीति आयोग का भी अध्यक्ष, इन दोनों का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? तो प्रधानमंत्री ही होते हैं। आइए हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 64 की। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई? तो अगर हम इसके ऑप्शन की बात करेंगे, तो ऑप्शन क्या, हम आपको इसका उत्तर ही बता दे रहा हूँ। ऑप्शन ए 1 अप्रैल 1991 से भारत में पहली पंचवर्षीय योजना शुरू की गई। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1 अप्रैल 1991। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 65 की। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य बल किस क्षेत्र पर था? अगर हम इसके ऑप्शन की बात करते हैं, ऑप्शन ए कृषि, ऑप्शन बी उद्योग, ऑप्शन सी पर्यटन, अगर ऑप्शन डी की बात करेंगे गरीबी हटाओ। तो जिसका सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन ए कृषि। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य किस पे था? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य कृषि पर था। आइए हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 66 की। द्वितीय पंचवर्षीय योजना विकास के किस मॉडल पर आधारित है? द्वितीय पंचवर्षीय योजना विकास के किस मॉडल पर आधारित है? अगर हम इसके ऑप्शन की बात करेंगे, ऑप्शन ए प्रोफेसर डी आर गॉडगिल, ऑप्शन बी की बात करेंगे अगर NN
MN राय, ऑप्शन अगर सी की बात करेंगे मन्ना नारायण, अगर ऑप्शन डी की बात करेंगे तो PC महाल नॉबिस, जो कि इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी जो है क्वेश्चन नंबर 66 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। द्वितीय पंचवर्षीय योजना विकास के किस मॉडल पर आधारित थी? तो PC महाल नॉबिस मॉडल पर आधारित थी। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 67 की, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? तो अगर हम इसके ऑप्शन की बात करते हैं तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वर्ष 1952 में इसका गठन किया गया था। आइए हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 68 की, भारत में योजना अवकाश था, भारत में योजना अवकाश था। तो अगर हम इसका सही उत्तर बता दें आपको, ऑप्शन बी, 1966 के सूखे के बाद जो है भारत में योजना अवकाश घोषित किया गया था। 1966 से लेकर 69 तक, यानी कि 3 साल तक जो है भारत में योजना अवकाश घोषित किया गया था। आइए हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 69 की, निम्नलिखित में से किस इस्पात कारखाने की स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई? तो अगर हम इसके ऑप्शन की बात करेंगे, ऑप्शन ए राउरकेला, ऑप्शन बी भिलाई, ऑप्शन सी दुर्गापुर, और अगर ऑप्शन डी की बात करेंगे तो ये सभी, तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी जो है, ये सभी, इन सभी को जो है द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत में अलग अलग स्थानों पर स्थापित किया गया था। ये हम बात कर लेते हैं गरीबी हटाओ तथा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति, क्वेश्चन नंबर 70 की हम बात कर रहे हैं। गरीबी हटाओ तथा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति किस योजना का मुख्य उद्देश्य, किस योजना का मुख्य उद्योग निर्धारित किया गया था? तो अगर हम इसके बात करते हैं ऑप्शन की, ऑप्शन ए चौथी, ऑप्शन बी 5वीं, ऑप्शन सी 7वीं और ऑप्शन डी 9वीं। तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान ही गरीबी हटाओ और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति का नारा दिया गया था। आइए हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 71 की, 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत कितने प्रतिशत वार्षिक विकास दर निर्धारित किया गया था? वैसे ये क्वेश्चन 100 में से 1% से भी कम इसका आशा है कि यह पूछा जाए, लेकिन अभी आ गया है। तो हम इसके उत्तर की अगर बात कर लें तो जो इसका उत्तर सही हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 8%। आइए हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 72 की। आप जो है दोस्तों, ये जो 10वीं पंचवर्षीय योजना की बात कर रहा है, आप इसको न याद करके आप एट लास्ट जो है 12वीं याद कर लीजिएगा, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और हम आपको बता दें कि 12वीं पंचवर्षीय योजना में विकास का जो विकास दर की लक्ष्य जो निर्धारित किया गया था वह 8% था, और कितना प्राप्त हुआ था वो मुझको अभी क्लियर नहीं है, इसलिए हम आपको नहीं बता सकते। इसको आप ज़रा नेट पे सर्च कर लीजिएगा। ये हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 72 की, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है स्थित है? भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अगर हम इसके ऑप्शन की बात करेंगे, ऑप्शन ए पटना, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी कानपुर और ऑप्शन डी नई दिल्ली। जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन बी लखनऊ। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक कहाँ पर है? तो लखनऊ में स्थित है। आइए हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 73 की, मुद्रास्फीति की माप के लिए किस वर्ष को आधार वर्ष माना जाता है? अगर हम इसके ऑप्शन की बात करेंगे, ऑप्शन ए 1978 और 79, ऑप्शन बी 1981-82, ऑप्शन सी 1993-94 और ऑप्शन डी की बात करेंगे तो 1999-2000। जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, 1993-94 जो है यह मुद्रास्फीति की माप के लिए आधार वर्ष माना जाता है। आइए हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 74 की, निम्नलिखित में से केंद्र सरकार द्वारा लगाए जाने वाले कर हैं? अगर हम इसके ऑप्शन की बात करेंगे, ऑप्शन ए सीमा शुल्क, ऑप्शन बी आयकर, ऑप्शन सी निगम कर, अगर ऑप्शन डी की बात करेंगे तो ये सभी। तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी। सीमा शुल्क, आयकर और निगम कर ये सभी कौन लगाता है? तो ये सभी केंद्र सरकार द्वारा लगाए जाने वाला कर है। आइए हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 75 की, निम्नलिखित में से अप्रत्यक्ष कर है?
अगर हम बात करते हैं ऑप्शन की, ऑप्शन ए उत्पादन कर, ऑप्शन बी सीमा शुल्क, ऑप्शन सी तट कर और ऑप्शन डी की बात करेंगे तो ये सभी। जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी। आइए हम बात कर लेते हैं रेखी समति का संबंध है किससे है? प्रत्यक्ष कर से। ऑप्शन ए प्रत्यक्ष कर, ऑप्शन बी इन कर सुधारों से, ऑप्शन डी की बात करते हैं अप्रत्यक्ष कर से, और अगर हम बात करते हैं ऑप्शन डी की इन सभी से, तो अगर लेकिन इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा अप्रत्यक्ष कर से रेखी समति का संबंध है। आइए हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 77 की। बिक्री कर किसकी आय का महत्वपूर्ण भाग है? बिक्री कर किसकी आय का महत्वपूर्ण भाग है? अगर हम इसके ऑप्शन की बात करेंगे, ऑप्शन ए राज्य सरकार, ऑप्शन बी केंद्र सरकार, ऑप्शन सी ग्राम पंचायत, ऑप्शन डी ये सभी। लेकिन जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वह ऑप्शन ए हो जाएगा। एक मिनट दोस्तों, इसका हम बताते हैं। जो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए राज्य सरकार। राज्य सरकार जो है यह बिक्री कर लगाता है या वसूलता है। आइए हम बात कर लेते हैं 78 की। भारत को अधिकतम कर आय प्राप्त होती है, तो कहाँ से होती है? अगर हम इसके ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए निगम कर से, ऑप्शन बी उत्पादन शुल्क से, ऑप्शन डी की अगर बात करेंगे तो आय शुल्क से, और ऑप्शन डी की बात करेंगे तो निर्यात शुल्क से। जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वह ऑप्शन बी हो जाएगा उत्पाद शुल्क से। उत्पाद शुल्क से ही भारत को अधिकतम कर आय की प्राप्ति होती है। आइए हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 79 की। निम्नलिखित प्रत्यक्ष करों में से किस कर से सरकार को अधिकतम आय की प्राप्ति होती है? अगर हम ऑप्शन की बात करते हैं, ऑप्शन ए निगम कर, ऑप्शन ए निगम कर, ऑप्शन बी आय कर, ऑप्शन सी संपत्ति कर, ऑप्शन डी की बात करेंगे दान कर। जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन बी आयकर। आयकर से ही जो है आयकर प्रत्यक्ष कर में से किस कर सरकार को अधिकतम आय की प्राप्ति होती है? तो आयकर जो है यही एक ऐसा कर है जो कि प्रत्यक्ष लिया जाता है और अधिकतम आय की प्राप्ति होती है। आइए हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 80 की। राजा चेले या समिति का संबंध है। अगर हम ऑप्शन की बात करते हैं, ऑप्शन ए भुगतान संतुलन से, ऑप्शन बी की बात करेंगे बीमा के निजीकरण से, ऑप्शन सी की बात करते हैं अगर कर सुधारों से, अगर ऑप्शन डी की बात करेंगे उपरोक्त में से कोई नहीं। जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कर सुधारों से। राजा चिल्लैया समिति जो था वह किससे संबंधित था? कर सुधारों से संबंधित था। आइए हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 81 की। निम्नलिखित में से प्रत्यक्ष कर है। अगर हम इसके ऑप्शन की बात करते हैं, आय कर, ऑप्शन बी संपत्ति कर, ऑप्शन सी उपहार कर, अगर ऑप्शन डी की बात करेंगे तो ये सभी। जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन डी ये सभी। ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं? प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत आते हैं। आइए हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 82 की। भारत में सरकारी तौर पर आर्थिक सर्वेक्षण कौन प्रकाशित करता है? अगर हम इसके ऑप्शन की बात करते हैं, ऑप्शन नंबर ए वित्त मंत्रालय, ऑप्शन बी वित्त आयोग, ऑप्शन सी वाणिज्य मंत्रालय, ऑप्शन डी की बात करेंगे तो योजना आयोगारत ने स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद विकास के लिए मिश्रित। तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वित्त मंत्रालय। वित्त मंत्रालय जो है आर्थिक सर्वेक्षण को प्रकाशित करता है। आइए हम बात कर लेते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 83 की। वैट किस प्रकार का कर है? वैट जो है या किस प्रकार का कर है? आप जरूर नाम इसका सुने होंगे। तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रत्यक्ष कर। वैट जो है या प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत आता है। आइए हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 84 की। भारत में वैट कब से लागू हुआ? अगर हम इसके ऑप्शन की बात करते हैं, ऑप्शन ए 28 मार्च 2004 से, ऑप्शन बी की बात करेंगे 1 अप्रैल 2004 से, ऑप्शन सी की बात करेंगे 1 अप्रैल 2005 से, ऑप्शन अगर डी की बात करेंगे 31 मार्च 2005 से। जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वह ऑप्शन सी हो जाएगा। 1 अप्रैल 2005 से जो है भारत में वैट लागू किया गया था। कब किया गया था वैट को लागू? वैट को लागू कब किया गया था भारत में? 1 अप्रैल
2005 से भारत में लागू किया गया था। अभी हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 85 की। भारत की विधिग्राह्य मुद्रा है, तो इसको तो सभी जानते होंगे, ऑप्शन सी रुपया, जो इसका सही उत्तर हो जाएगा। आइए हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 86 की। सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा चलाना कहलाता है। सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा चलाना कहलाता है। तो अगर हम इसके सही उत्तर की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर बी, विमुद्रीकरण कहलाता है। यानी कि जो मोदी जी ने किया था नोटबंदी, उसी की बात कर रहे हैं, उसको हम विमुद्रीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विमुद्रीकरण बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि पुरानी मुद्रा को हम बंद कर देते हैं और नई मुद्रा को हम चालू कर देते हैं, जिससे कि जो कुछ काला धन जो होता है वह वाइट में नहीं हो पाता है और इससे सरकार को फ़ायदा होता है। आइए हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 87 की। वह अवस्था जिसमें मुद्रा का मूल्य गिर जाता है और कीमतें बढ़ जाती हैं कहलाती है। अगर हम इसके ऑप्शन की बात करते हैं, ऑप्शन ए मुद्रास्फीति, ऑप्शन बी मुद्रा अस्फीति, ऑप्शन सी की बात करेंगे अगर अवमूल्यन, अगर ऑप्शन डी की बात करेंगे ये सभी। जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन ए मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति में जो है मुद्रा का मूल्य गिर जाता है और कीमतें बढ़ जाती हैं। आइए हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 88 की। क्वेश्चन नंबर 88 क्या है? मुद्रास्फीति से लाभान्वित होता है। तो अगर इसके हम आंसर की बात करते हैं, ऑप्शन नंबर बी, ऋणी। ऋणी जो होता है, जब भी मुद्रास्फीति होता है तो ऋणी को इससे फायदा होता है। आइए हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 89 की। अब तक भारतीय रुपये का कितनी बार अवमूल्यन किया जा चुका है? अगर हम इसके ऑप्शन की बात करते हैं, ऑप्शन ए 1 बार, ऑप्शन बी 2 बार, ऑप्शन सी 3 बार, ऑप्शन डी 4 बार। जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन सी, 3 बार। अभी तक भारतीय रुपयों का 3 बार, कितनी बार? 3 बार अवमूल्यन किया जा चुका है। आइए हम बात कर लेते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 90 की। भारत का केंद्रीय बैंक है, भारत का केंद्रीय बैंक है, तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत का केंद्रीय बैंक है। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत का केंद्रीय बैंक है। आइए हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 91 की। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? अगर हम इसके ऑप्शन की बात करते हैं तो इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1 मार्च 1934 को, ऑप्शन बी 1 अप्रैल 1935 को, ऑप्शन सी की बात करते हैं 16 अगस्त 1947 को, अगर ऑप्शन डी की बात करते हैं 26 जनवरी 1950 को। तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 16 अगस्त 1947 को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? 16 अगस्त 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। आइए हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 92 की। निम्नलिखित में से किस बैंक में कोई व्यक्ति अपना खाता नहीं खोल सकता? तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक में कोई भी व्यक्ति अपना खाता नहीं खोल सकता है, या इसको भारतीय रिजर्व बैंक को हम जो है बैंकों का बैंक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बैंकों का बैंक बोलते हैं। अभी हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 93 की। क्वेश्चन नंबर 93 की हम बात करते हैं, 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा, क्योंकि इसका ऑप्शन ज़रा देख लें, वित्त मंत्री भारत सरकार, गवर्नर भारतीय रिजर्व बैंक, वाणिज्य मंत्री भारत सरकार, वित्त सचिव भारत सरकार। तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वह
वह हो जाएगा वित्त सचिव भारत सरकार। वित्त सचिव भारत सरकार का ही जो है 1 रुपये के नोट पर हस्ताक्षर होते हैं। किस पर? 1 रुपये के नोट पर हस्ताक्षर किसके होते हैं? तो वित्त सचिव भारत सरकार के हस्ताक्षर होते हैं। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 94 की। भारत में नोट जारी करने की कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है? तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन बी, न्यूनतम आरक्षित प्रणाली, यानी कि न्यूनतम आरक्षित प्रणाली। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। न्यूनतम आरक्षित प्रणाली को ही जो है भारत में नोट जारी करने की प्रणाली अपनाई जाती है। भारत में कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है? न्यूनतम आरक्षित प्रणाली अपनाई जाती है। ऑप्शन बी इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा। आइए हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 95 की। इंपीरियल बैंकों का आंशिक राष्ट्रीयकरण करके भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1955 इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95 का कौन सा सही है? ऑप्शन सी। आइए हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 96 की। भारतीयों द्वारा सीमित देयताओं वाला संचालित पहला बैंक कौन सा था? तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन की पहले बात करते हैं। ऑप्शन ए अवध कमर्शियल बैंक, ऑप्शन बी की बात करते हैं पंजाब नेशनल बैंक, ऑप्शन सी की बात करते हैं रिजर्व बैंक, और अगर ऑप्शन डी की बात करते हैं ICICI, तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वह ऑप्शन ए हो जाएगा अवध कमर्शियल बैंक। अवध कमर्शियल बैंक ही जो है यह इसका सही उत्तर हो जाएगा। अवध कमर्शियल बैंक जो था भारतीयों द्वारा सीमित देयताओं वाला संचालित पहला बैंक था। आइए हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 97 की। भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1956। 1956 में जो है भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना की गई थी। आइए हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 98 की। भारतीय स्टेट बैंक से जुड़े सहयोगी बैंकों की संख्या है। भारतीय स्टेट बैंक से जुड़े सहयोगी बैंकों की संख्या है। तो अगर हम इसके ऑप्शन की बात करते हैं, ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन डी 8, ऑप्शन डी 9, तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन ए 5। भारतीय स्टेट बैंक से कितने सहयोगी बैंक जुड़े हैं? तो वो जो है 5 सहयोगी बैंक जुड़े हैं। आइए हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 99 की। नरसिम्हन समिति संबंधित है। अगर हम इसके उत्तर की बात करते हैं, इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, बैंकिंग संरचना सुधारों से। बैंकिंग संरचना सुधारों से संबंधित कौन सी समिति है? नरसिम्हन समिति है। आइए हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 100 की। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या शेयर बाजारों पर नियंत्रण रखती है? संख्या नहीं होना चाहिए, यहाँ पे संस्था होनी चाहिए, ये गलत लिखा है। तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन बी, कौन सा? सेबी। सेबी जो है यह शेयर बाजारों पर नियंत्रण रखने वाली संस्था है। कहाँ पे शेयर बाजारों पर कौन सी संस्था नियंत्रण करती है? तो सेबी नियंत्रण करती है। आइए हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 101 की। देश में कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु वित्त सुविधा उपलब्ध कराने वाली सर्वोच्च संस्था है। तो अगर हम इसके ऑप्शन की बात करेंगे, ऑप्शन ए नाबार्ड, और जो कि इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। नाबार्ड ही जो है यह देश में कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए वित्त सुविधा उपलब्ध कराती है। तो इसका सही उत्तर ही हो जाएगा। आइए हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 102 की। नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1982 ईस्वी में नाबार्ड की स्थापना की गई थी। आइए हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 103 की। मंदड़िया और तेजड़िया शब्दावली किससे संबंधित है? तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा शेयर बाजार से। मंदड़िया और तेजड़िया आप ये नहीं जानते होंगे तो ये जरूर जानते होते। बुल जो है आप इसका नाम जरूर सुने होंगे, तो ये इसी से संबंधित है। आइए हम अभी बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर
104 की। क्वेश्चन नंबर 104 क्या है? टोक्यो स्थित स्टॉक एक्सचेंज का नाम है। तो जो इसका अगर ऑप्शन की बात करेंगे, ऑप्शन ए हांगकांग, ऑप्शन बी निक्की, ऑप्शन सी टोकाक, अगर ऑप्शन डी की बात करेंगे जो डो जोन्स, तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा निक्की। निक्की जो है यह टोक्यो स्थित स्टॉक एक्सचेंज का नाम है। हम अगर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 105 की, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी थी? तो जो इसका ऑप्शन ए है वह सही उत्तर हो जाएगा, 1.21 अरब भारत की जनसंख्या थी। आइए हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 106 की, भारत में पहली नियमित जनगणना कब प्रारंभ हुई थी? तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन सी हो जाएगा, 1881। 1881 में ही भारत में पहली नियमित जनगणना की शुरुआत हुई थी, जब उस समय पर लॉर्ड रिपन जो है गवर्नर थे। आइए हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 107 की, 107 की, वर्ष 2011 की जनगणना भारत की कौन सी जनगणना थी? तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन डी, 15वीं। भारत की 15वीं जनगणना थी वर्ष 2011 की जनगणना जो है यह। आइए हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 108 की, भारत में जनसंख्या विभाजक दशक किसे माना जाता है? अगर हम इसके ऑप्शन की बात करते हैं, ऑप्शन ए 1901 से 1911, ऑप्शन बी की अगर हम बात करते हैं आप 1911 से 1921, अगर हम ऑप्शन सी की बात करते हैं, ऑप्शन सी की अगर हम बात करते हैं 1921 से 1931, अगर हम वहीं ऑप्शन डी की बात करते हैं 1971 से 1981, जो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1911 से 1921 जो है इसको हम जनसंख्या विभाजक दशक के रूप में जानते हैं। कौन से? जो है 1911 से 1921, 10 वर्ष के इस दशक को हम जनसंख्या विभाजक दशक के रूप में जानते हैं। हम अगर वहीं बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 109 की, निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियाँ निवास करती हैं? तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश जो है यहाँ पे सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियाँ निवास करती हैं। अगर हम वहीं बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 110 की, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्यों का घटता हुआ क्रम क्या है? तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर, पहले सबसे उत्तर प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर बिहार। सर्वाधिक जो है जनसंख्या जो है सर्वाधिक जनसंख्या आप जानते ही होंगे उत्तर प्रदेश में है, उसके बाद में महाराष्ट्र, फिर उसके बाद में बिहार। आइए हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 111 की। क्वेश्चन नंबर 111 क्या है? 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाले राज्यों का बढ़ता हुआ क्रम। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाले राज्यों का बढ़ता हुआ क्रम। अगर हम इसके ऑप्शन की बात करते हैं, ऑप्शन ए सिक्किम, ऑप्शन ए सिक्किम, मिजोरम और गोवा, ऑप्शन बी की बात करेंगे सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, अगर हम वहीं ऑप्शन सी की बात करते हैं, ऑप्शन सी सिक्किम, गोवा, मिजोरम, अगर हम वहीं ऑप्शन डी की बात करते हैं तो ऑप्शन डी क्या है? सिक्किम, गोवा, अरुणाचल प्रदेश। तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन बी, सिक्किम। कौन सा हो जाएगा? सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश। बी इसका उत्तर सही हो जाएगा। आइए हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 112 की, सर्वाधिक घनी आबादी वाले राज्य घटते क्रम में कौन से हैं? तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन बी, बिहार, पश्चिम बंगाल और केरल। आइए हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 113 की, जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम घनी आबादी वाले राज्यों का बढ़ता हुआ क्रम क्या है? तो अगर हम इसके सही उत्तर की बात करते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और सिक्किम, जो इसका सही उत्तर हो जाएगा। आइए हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 114 की। 114 क्या है?
जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाले राज्यों का बढ़ता क्रम। तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वह ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, केरल, तमिलनाडु और अरुणाचल प्रदेश। आइए हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 115 की। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात वाले राज्यों का बढ़ता हुआ क्रम। अगर हम इसके आंसर की बात करते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हरियाणा, जम्मू कश्मीर और सिक्किम। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 116 की। 2001 से 11 के दौरान दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर क्या थी, तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 17.7%। 2001 से 11 के दौरान कितना बढ़ी थी दशकीय जनसंख्या वृद्धि, 17.7% दशकीय जनसंख्या वृद्धि थी। आइए हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 117 की। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या है, तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वह ऑप्शन बी हो जाएगा 443। 443 जो है महिलाएं 1000 पुरुषों पर वर्तमान में 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में हैं। आइए हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 118 की। जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में स्त्री साक्षरता दर सर्वाधिक है, तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन ए, केरल। केरल राज्य जो है 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक शिक्षा साक्षरता दर वाला राज्य है, स्त्री साक्षरता दर वाला। आइए वहीं अगर हम सर्वाधिक साक्षरता की बात करते हैं तो वो भी केरल राज्य में ही है। आइए हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 119 की। जनगणना 2011 के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में स्त्री साक्षरता दर सर्वाधिक है, तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लक्षद्वीप। आप गलती से दिल्ली मत लगा दीजिएगा, सही इसका सही उत्तर लक्षद्वीप ही है, नहीं तो आप दिल्ली में चूँकि पढ़े लोग ज़्यादा हैं लेकिन उसके हिसाब से आप लगा दो। आइए हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 120 की। जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में स्त्री साक्षरता दर सबसे कम है, तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वह ऑप्शन डी हो जाएगा, राजस्थान। राजस्थान राज्य जो है इसमें 2011 की जनगणना के अनुसार स्त्री साक्षरता सबसे कम है। आइए हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 121 की। निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में किसकी जनसंख्या सर्वाधिक है, तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली। केंद्र शासित प्रदेशों में किसकी जनसंख्या सर्वाधिक है, तो दिल्ली राज्य जो है ये केंद्र शासित राज्य है, यहाँ पर सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है केंद्र शासित प्रदेशों की तुलना में। आइए हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 122 की। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो ये जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। क्षेत्रफल के हिसाब से बात कर रहा है तो ऑप्शन बी, लद्दाख, जम्मू कश्मीर में जो है यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। आइए हम बात कर लेते हैं अगर जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला, तो यह ऑप्शन ए, ठाणे महाराष्ट्र हो जाएगा। ठाणे महाराष्ट्र जो है या महाराष्ट्र का जो ठाणे है जिला है, इसमें सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है, एक जिले के अंदर में सबसे बड़ा राज्य है। वहीं हम आइए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 124 की। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वह ऑप्शन हो जाएगा बी, राजस्थान। राजस्थान राज्य जो है यह क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। आइए भारत का सबसे बड़ा राज्य है। आइए हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 125 की। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का औसत वार्षिक वृद्धि दर क्या है, तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वह ऑप्शन बी हो जाएगा, 1.64%। आइए हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 125 की। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में प्रति किलोमीटर जनसंख्या घनत्व क्या है, 2011 की जनगणना के अनुसार बात कर रहा है, तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन सी, 382 प्रति किलोमीटर
जनसंख्या घनत्व की बात कर रहा है, यानी कि 1 किलोमीटर के अंतर्गत 382 लोग रहते हैं भारत में। आइए हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 127 की। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में स्त्री साक्षरता दर है। स्त्री साक्षरता दर की अगर हम बात करते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में, तो वह है ऑप्शन सी 65.46%, जो इसका सही उत्तर हो जाएगा। आइए हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 128 की। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जीवन अपेक्षा है, तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन ए 65.4 वर्ष, यानी कि अपेक्षा की बात कर रहे हैं, यानी कि लगभग लोग कितना जीते हैं, औसत की बात करें अगर तो 65.4% 4 वर्ष इसका औसत है। आइए हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 129 की। 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो अगर हम इसके ऑप्शन की बात करेंगे, ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, ऑप्शन सी की बात करेंगे अगर तो लक्षद्वीप, अगर हम वही ऑप्शन डी की बात करते हैं दमन और दीव, तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वह ऑप्शन बी हो जाएगा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। चूँकि द्वीपों पर बहुत ही कम जनसंख्या निवास करती है, तो इसीलिए यह आंसर भी इसका हो जाएगा। आइए हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 130 की। देश का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक कौन सा है? तो जो इसका उत्तर सही हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा भारतीय स्टेट बैंक। स्टेट बैंक जो है यह भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक है और इसके सर्वाधिक भारत में शाखा भी हैं। आइए हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 131 की। केंद्र सरकार के बजट के चालू खाते में व्यय की सबसे बड़ी मद क्या है? तो ऑप्शन सी है ब्याज भुगतान। केंद्र सरकार जो है सबसे ज़्यादा रुपए किस पे खर्च करती है? तो ब्याज भुगतान, यानी ब्याज को चुकाने में करती है। आइए हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 132 की। RN मल्होत्रा समिति का संबंध है, तो अगर हम इसके ऑप्शन की बात करते हैं, ऑप्शन ए कर सुधार, ऑप्शन बी बीमा क्षेत्र, ऑप्शन सी बैंकिंग क्षेत्र और ऑप्शन डी की अगर हम बात करेंगे तो उद्योग बीमार उद्योग, तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वह ऑप्शन बी हो जाएगा बीमा क्षेत्र। RN मल्होत्रा जो है यह किससे संबंधित है? समिति संबंधित है, तो बीमा क्षेत्र से संबंधित समिति है। हम आइए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 133 की। योजना पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है? योजना पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है? तो जो इसका अगर हम इसके ऑप्शन की बात करते हैं, ऑप्शन ए मानव संसाधन विकास मंत्रालय, ऑप्शन बी की अगर बात करेंगे सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, अगर हम ऑप्शन सी की बात करेंगे प्रकाशन विभाग, अगर ऑप्शन की डी की बात करते हैं उपरोक्त में से कोई नहीं, तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन बी सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। योजना पत्रिका का प्रकाशन कौन करता है या कहाँ से होता है? सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा किया जाता है। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 134 की। भारत का वित्तीय वर्ष प्रारंभ होता है। भारत का वित्तीय वर्ष प्रारंभ होता है, तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1 अप्रैल से। आइए हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 135 की। गिल्ड एड्ज बाजार किससे संबंधित है? अगर हम इसके ऑप्शन की बात करते हैं करेंसी नोट से, ऑप्शन बी की बात करते हैं सोना चांदी या सर्राफा से, अगर हम ऑप्शन सी की बात करते हैं, ऑप्शन सी क्या है सरकारी प्रतिभूतियों से, और अगर वहीं हम ऑप्शन डी की बात करते हैं निगम ऋण पत्र से, तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वह ऑप्शन सी हो जाएगा सरकारी प्रतिभूतियों से। आइए हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 136 की। बैंक नोट प्रेस कहाँ स्थित है? बैंक नोट प्रेस कहाँ स्थित है? तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन बी देवास। ऑप्शन बी देवास। देवास में क्या है? तो बैंक नोट प्रेस स्थित है। आइए हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 137 की। 10 रुपये या इससे ऊपर के नोट पर 10 रुपये या इससे ऊपर के नोट पर
किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन सी, गवर्नर भारतीय रिजर्व बैंक। किसका होता है? गवर्नर भारतीय रिजर्व बैंक का हस्ताक्षर होता है। आइए हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 138 की। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वह ऑप्शन सी हो जाएगा, 1949 में भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था। आइए हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 139 की। निजी क्षेत्र में देश का पहला निर्यात प्रोसेसिंग क्षेत्र की स्थापना कहाँ की गई थी? तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन ए, सूरत। सूरत में जो है इसकी स्थापना की गई थी। आइए हम वही बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 140 की। भारत में प्रथम ग्रामीण बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 अक्टूबर 1975। 2 अक्टूबर 1975 को भारत में प्रथम ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई थी। इसी के साथ आज हम इस सेशन की समाप्ति करते हैं। हम आशा करते हैं कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो कृपया अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और अपने दोस्तों से थोड़ा मेरा सब्सक्राइबर बढ़ाने का प्रयास करें। इसी के साथ दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।